नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में सियासत किस कदर चल रही है। अभी अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और कुशवाहा वोटरों को लेकर कई तरह के शंकाएं जो हैं वो एनडीए के सामने उभर कर आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच राजद ने जो दांव लोकसभा चुनाव में खेला वो अब भी जारी है और कुशवाहा समाज को अपने तरफ करने के लिए कोई भी कोर कसर वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अभय कुशवाहा उसके उदाहरण बन चुके हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी क्या अब एनडीए छोड़ देंगे, तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे? विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में पप्पू यादव की चर्चा क्यों ना हो। पूर्णिया से इस बार निर्दलीय सांसद बने और उसके लिए उन्होंने जो दम लगाया, जो लड़ाई लड़ी, वो किसी से छिपी नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ आमने सामने की मुठभेड़ उसे आप कह सकते हैं। लेकिन सांसद बनने के बाद जिस प्रकार की सक्रियता पप्पू यादव ने दिखाई है बिहार में, शायद ही कोई और सांसद इतना सक्रिय आपको दिखाई दिया हो। आज शपथ ग्रहण समारोह भी लोकसभा में था। तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका शपथ हुआ। पप्पू यादव आज नहीं पहुंच पाए, कल वो शपथ लेते आपको दिखाई देंगे। लेकिन पूर्णिया में अब डॉक्टरों के लिए सामत भी आप कह सकते हैं, या फिर ये कहिए कि जनता के हित में कदम पप्पू यादव ने उठाया है। अब डॉक्टरों की मनमानी पूर्णिया में नहीं चलेगी, साफ तौर पर पप्पू यादव का ऐलान है। इन सब के बीच में चर्चा हम एक बार बिहार में आपातकाल की भी करेंगे। देश की आपातकाल थी, लेकिन 1975 25 जून शायद ही कोई भूल सकता है। कल वो दिन है। क्या कुछ उस दौरान की घटनाएं थी? विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहला सवाल तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। काराकाट का तो चुनाव हार गए, लेकिन सियासत में उनकी धाक ऐसी है कि अब भी चाहती है पार्टियां कि वो हमारे साथ रहे। राजद क्या उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लेकर आ पाएगी विधानसभा चुनाव से पहले, और कितने बड़े एसेट हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बड़े संकट में हैं। लगातार 2 चुनाव वो हार चुके हैं और जो उनका जनाधार था, जिसके लिए वो जाने जाते थे और उनकी पूछ होती थी गठबंधनों में, वो जनाधार भी खिसकता हुआ लग रहा है। और उधर राजद ने क्या किया है कि वो जवाबी कार्रवाई कर दी है और उसने नए नेताओं को खड़ा कर दिया, उन्हीं की जाति के, उपेंद्र कुशवाहा की जाति के। अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी का नेता बना करके उसने उपेंद्र कुशवाहा का कद छोटा करने की कोशिश की है। और अभय कुशवाहा तेज तर्रार हैं, नौजवान भी हैं, तो इसलिए थोड़ी सी भी अगर वो अपनी क्षमता प्रदर्शित करेंगे तो वो देर नहीं लगेगा कुशवाहा के बड़े नेता बनते हुए। और वो भी समय आ सकता है कि जब वो उपेंद्र कुशवाहा की जगह ले लें। अच्छा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार नाकाम हो रहे हैं। एक तो अपने समर्थकों को, अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने में नाकाम हुए हैं, दूसरे के चुनाव जीतने में नाकाम हुए हैं, और वोट भी ट्रांसफ़र वो नहीं करा पाए। तो एनडीए में उनका कद घटा है। अब हो सकता है ये कि राजद उनको अपने पाले में करना चाहे कि जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो सब समेट लें, वो राजद समेट ले। तो अब ये फैसला उपेंद्र कुशवाहा को करना है कि वो क्या करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए दोषी खुद हैं। आज जिस संकट में वो फंसे हैं इसके लिए वो खुद दोषी हैं। जैसे ये जो है मुकेश सहनी ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और आज वो कौड़ी के 3 हो गए। उसी तरह, ठीक उसी तर्ज पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, और यही वजह है कि आज वो न इधर के हैं न उधर के हैं। उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, चुनावी राजनीति में उनका हस्तक्षेप कम हुआ है, और अब राजनीतिक दलों में भी उनकी पूछ कम हुई है। कम हो रही है। तो इसकी वजह यही है कि राजनीति में एक छोटी सी चूक भी आपको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकती है। कि वो कौन सी चूक है? ये केंद्र सरकार में मंत्री थे, एनडीए की सरकार में, बिना किसी ठोस वजह के, कोई वाजिब वजह नहीं थी, सरकार छोड़ दिए, एनडीए छोड़ दिए, सदन से इस्तीफा दे दिए और चले आए।
चले आए और फिर एक तीसरा मोर्चा उन्होंने बना लिया। वो उसमें ओवैसी भी शामिल हो गए थे। एक वो यादव जी थे, पुराने समाजवादी नेता देवेंद्र यादव, इन सब लोगों को लेकर के भानुमति का खुनबा जोड़ने की कोशिश की, मुंह की खाए। फिर वो नीतीश के साथ चले गए, फिर नीतीश से बाहर आए, तेजस्वी का विरोध, फिर तेजस्वी के विरोध में गए, फिर तेजस्वी के साथ गए। तो इस तरह से वो लगातार जो भ्रमणशील रहे। तो भ्रमणशील राजनेताओं को जनता पसंद नहीं करती है, उनको खुला छोड़ देती है जनता कि आप भ्रमण करते रहिए। तो वैसे ही मुकेश सहनी ने भी ठीक वही किया, बिना किसी वजह के वो भाजपा से पंगा ले लिए। जिस भाजपा ने उनको मान सम्मान दिया, विधान परिषद में लाया, मंत्री बनाया, सब कुछ किया। तो इन दोनों का चरित्र राजनीति में एक जैसा दिखता है और दोनों एक ही दशा को प्राप्त हो गए हैं अब। तो अब अभी भी समय है। राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि एक बार जिसका सितारा अस्त हो जाए वो हमेशा के लिए अस्त हो गया। अभी भी अगर सही निर्णय लें और एक बार फिर से रिव्यू करें अपने को कि हम कहाँ गलती हुई और कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो वो आ सकते हैं, मुख्य धारा में आ सकते हैं, अपना कद बढ़ा सकते हैं और फिर से खोई हुई प्रतिष्ठा पा सकते हैं। चलिए, अब तो उन्होंने नई पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। पहले ही चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सवाल इसमें यह है कि कुशवाहा पॉलिटिक्स में सम्राट चौधरी की चर्चा क्यों नहीं है? बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना दिया, उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ा या घटा इसकी चर्चा है। अभय कुशवाहा को उठाने की कोशिश राजद कर रहा है और कई कुशवाहा नेताओं की अब चर्चा है। सम्राट चौधरी कहाँ है इसमें? नहीं, सम्राट चौधरी को भी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और सम्राट चौधरी के बहाने कुशवाहा मतदाताओं को साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन सम्राट चौधरी भी उसमें फेल हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में इसीलिए रखे गए थे, उनको इसीलिए तरजीह दी गई कि कुशवाहा मतदाताओं को एकत्रित करेंगे। नीतीश कुमार के आ जाने के बाद वो थोड़ा और वो गठबंधन मजबूत हुआ, लेकिन नीतीश कुमार पहले से कुशवाहा मतदाताओं को लेकर उन्होंने तैयारी कर रखी थी और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा, उमेश कुशवाहा हैं। तो नीतीश कुमार ने 2 लोगों को टिकट भी दिया इस चुनाव में, एनडीए ने तो किसी को नहीं दिया। तो सम्राट चौधरी का कद छोटा होना चाहिए था, लेकिन अभी कल वित्त मंत्रियों की जो कमेटी है, जो जीएसटी कमेटी बनी, उसमें उनको संयोजक बना दिया गया, माने राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब ये लग रहा है कि सम्राट चौधरी का कद कुछ बढ़ा ही है, वो कम नहीं हुआ है। लेकिन वोट पोलराइज करा पाने में सम्राट चौधरी बुरी तरह से फेल हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि पार्टी में उनका कद छोटा होगा, लेकिन अब हो सकता है कि उनको साइडलाइन करने की भी तैयारी हो। जीएसटी कमेटी में उनको संयोजक बना दिया गया है, तो हो सकता है अब उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाए या जो भी हो। लेकिन वोटर्स की स्थिति में आप देखेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उपेंद्र कुशवाहा को लगने लगा था कि वो सीएम मटेरियल हैं और इसी को लेकर वो अपने तैयारी कर रहे थे, और जब नीतीश कुमार को ये बात लगी तो उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद वो उत्तरी बिहार में खास तौर पर वैशाली, ये हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, इस इलाके में उन्होंने खूब तैयारी की और अपना कद बना लिया था। और कुशवाहा समाज के जाने माने नेता निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा हैं, लेकिन इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जो चाल चली उसमें उपेंद्र कुशवाहा को माने मात दे दिया, एक तरह से कह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने 7 लोगों को पार्टी में टिकट दिया। उसके बाद आपको दूसरे मुकेश सहनी ने भी दिया, तो सब मिला के 9 सीपीएम ने दिया। 9 लोग कुशवाहा उनके INDIA गठबंधन से जो है वो कुशवाहा के हो गए। तो उपेंद्र कुशवाहा जो बार बार पलटी मारने की उनकी एक छवि थी और बिगड़ते जा रहा था कि कभी भी वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, तो उनको लालू प्रसाद यादव ने चैलेंज किया और उसमें जीत गए। अब लालू प्रसाद यादव रही सही कसर जो भी है उसको भी पूरा करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जिस दिन अपने में शामिल कर लेंगे, इसी कोशिश में वो लगे भी हुए हैं जैसी चर्चा है, तो अगर वो शामिल हो जाएंगे तो एनडीए को बहुत बड़ा झटका दे देंगे और फिर कुशवाहा माने उपेंद्र कुशवाहा के नेता रह पाएंगे कि नहीं, इसमें भी मुश्किल है। दूसरे के अंदर में हाँ, अब चलना पड़ेगा उनको। तो
यादवों के बाद जातिगत समीकरण को आप देखेंगे तो बिहार में 5% आबादी माने कुशवाहा समाज की है, और कोयरी कुर्मी इत्यादि जो लौकुश समीकरण नीतीश कुमार बना रहे थे उसमें इसको जोड़ के उनका एक अच्छा बन जा रहा था। लेकिन अगर ये 5% निकल गया, लालू प्रसाद यादव ने इस पर वो दावा कर लिया, तो आप समझ जाइए कि बिहार में एनडीए को कहा जाता है कि लालू शासन के खिलाफ लौकुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ जुड़ा, क्या उसी लालू यादव के साथ कुशवाहा समाज विधानसभा में जाने को तैयार होगा? लोकसभा में तो बहुत जगह छिटके, लेकिन क्या वो विधानसभा में भी असर इसका रहेगा? राजनीति में देखिए कोई चीज़ अस्थाई नहीं होती। इमरजेंसी के विरोध में लालू यादव थे। लालू यादव की राजनीति ही शुरू हुई इमरजेंसी के विरोध से, और आज उसी कांग्रेस के साथ गलबहियाँ करते हैं। जितने विरोधी दल हैं सब कांग्रेस के खिलाफ थे, आपातकाल के खिलाफ थे, वामपंथियों को छोड़ के, मगर सब आज कांग्रेस के साथ हैं। तो राजनीति में कुर्सी प्यारी है। कुर्सी चाहे इसके साथ जाने से मिले, उसके साथ जाने से मिले, किसी के भी साथ जाने से मिले, वो उसके साथ जाते देर नहीं लगती है, रिश्ते बनते बिगड़ते देर नहीं लगती है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व का विरोध करके ही छोड़ दिया था नीतीश कुमार का साथ और अपनी पार्टी बनाई थी। तो अब अगर जाते हैं आरजेडी के साथ तो क्या कहेंगे? वो अगर जाते हैं वो तो कोई अपवाद नहीं होंगे, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार का कितना विरोध करते हैं, नीतीश कुमार भी उनका विरोध करते रहे हैं कि कभी नहीं हाथ मिलाएंगे और फिर चले जाते हैं। तो इसलिए वो कोई असंभव सी बात नहीं है। जहाँ जिसको फ़ायदा दिखता है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये कोई अजूबी बात नहीं होगी अगर वो चले जाते हैं, या कुशवाहा जैसे कुशवाहा वोटर खिलाफ थे और वो उधर साथ हो गए, राजद के साथ चले गए, चुनाव में उन्होंने समर्थन दिया। और ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि औरंगाबाद सीट जो है वो जिसको चित्तौड़गढ़ मानते थे, राजपूत बड़ी शान से कहते थे कि ये चित्तौड़गढ़ है हमारा और सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, चित्तौड़गढ़ नहीं छोड़ेंगे, वो चित्तौड़गढ़ उनसे छिन गया और वो अब कुशवाहा स्थान हो गया। वहाँ उसे उपेंद्र कुशवाहा, ये अभय कुशवाहा जीत गए, एकदम नौजवान और पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गए लोकसभा में लालू प्रसाद ने, और उनको ऊंचा पद दे दिया। तो इसलिए राजनीतिक समीकरण परिस्थितियों के हिसाब से बनते बिगड़ते हैं। तो उसमें ये मतदाता अगर उनके समर्थक एकजुट हो जाते हैं, परस्पर विरोधी ग्रुप भी, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। आपने इमरजेंसी की चर्चा की और कल है 25 जून, वही 1975 की तारीख। वो इमरजेंसी का जो दौर था वो कैसा दौर था और आज का जो दौर है वो कैसा दौर है? वही मुझे आश्चर्य आता है। पूरे चुनाव के दौरान, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, राहुल गांधी संविधान की एक छोटी सी कॉपी लेके लाल रंग की घूमते रहे देश भर में कि ये खतरे में है, संविधान ऐसे दिखा करके करते थे खतरे में। और इस देश में पहली बार संविधान पर जब आघात हुआ तो उनकी पूज्य दादी जी ने किया वो आघात, और उनके दादी जी के जो पिताजी थे उन्होंने भी कई लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया था। और इस देश में सबसे पहली जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार थी केरल में, कम्युनिस्ट सरकार, उसको भी भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंदिरा गांधी उस समय पार्टी की अध्यक्ष थी। तो जिस दल के नेताओं ने संविधान की ऐसी तैसी की, दुर्दशा की, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया, वही पार्टी आज संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा का दावा कर रही है और दम भर रही है कि हम किसी को लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो देखिए 1975 में 25 जून को जब इमरजेंसी लगी थी, मैं उस समय बच्चा था और 7वीं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, मगर समझ थी क्योंकि घर में लोगों का आना जाना रहता था। तो हाँ, तो ये समझ थी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ये हो रहा है। तो 25 जून को तो किसी को पता नहीं चला, क्योंकि रात में 12 बजे रात में फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे राष्ट्रपति, वो सो गए थे, बुजुर्ग आदमी, उनको जगा करके और अध्यादेश पर दस्तखत कराया गया। अच्छा। और वो नींदे से उठे और कहा कि इंदिरा जी ने भेजा है, उन्होंने दस्तखत कर दिया। दस्तखत कर दिया। तो 26 जून को सुबह में इंदिरा गांधी का रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ और कहा कि देश में आपातकाल लग गया है, लोकतंत्र खतरे में था, संवैधानिक व्यवस्थाएं टूटने को थीं और सेना को विद्रोह के लिए आह्वान किया गया। जेपी पर उनका आरोप था कि उन्होंने जेपी ने सेना और सशस्त्र बलों से कहा कि
वो गलत आदेश को ना माने तो उनको विद्रोह के लिए उकसाया गया। तो इस सब को देखते हुए और फासिस्ट ताकतों को बढ़ने से रोकने के लिए आपातकाल लगाया गया है। इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। ये जो आपातकाल लगा था, तो उसके पहले कितने दिन का ये जो चल रहा था आंदोलन, क्या सचमुच उससे कुर्सी डोलने लगी थी? कुर्सी तो उनकी डोल ही गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 जून को 1975 को फैसला दे दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। राजनारायण ने आवेदन दिया था, वहाँ याचिका लगाई थी, उस पर फैसला आया। तो फैसला आया तो नियमतः उसी समय उनको इस्तीफा कर देना चाहिए, मगर उन्होंने फिर इसीलिए वो आपातकाल लगाया कि उसमें सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया जाए। और आपातकाल में 1 लाख से अधिक लोग पूरे देश में, पॉलिटिकल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता और जो भी उसके विरोध में था, आपातकाल के विरोध में था, कांग्रेस के विरोध में था, सब लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को मार डाला गया। उसके बाद फिर जब आपातकाल ख़त्म हुआ तो शाह आयोग एक बैठा, जस्टिस शाह थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसने पूरा काला चिट्ठा पेश किया, लंबे जांच पड़ताल के बाद सब तथ्य जुटाए और रिपोर्ट उसकी प्रकाशित हुई। उसमें आपातकाल का पूरा कच्चा चिट्ठा है। जिसको जरा भी भ्रम हो कि आपातकाल कोई बहुत अच्छा था, जैसा कि विनोबा भावे ने आपातकाल को अनुशासन पर्व कह दिया था, तो वैसे लोगों को वो जस्टिस शाह की रिपोर्ट मिल जाएगी, कहीं भी पुस्तक की दुकानों में भी मिल जाएगी, उसको खरीद कर पढ़ना चाहिए। उससे उनका दिमाग साफ हो जाएगा कि आपातकाल क्या था। ये बहुत ज़रूरी है जानना। और आजकल के लोग तो जानते भी नहीं, क्योंकि ये आज़ादी का 28 साल के बाद लग गया आपातकाल, और आज 50 साल होने जा रहा है आपातकाल लगे हुए। 1975 में लगा और ये 24 है। तो ये समझ लीजिए कि ये स्थिति थी। अखबारों पर सेंसरशिप था, सरकारी अधिकारी आ करके देखते थे कि कौन खबर जा रही है। जब वो पास करते थे तब वो छपती थी खबर अखबार में। 24-25 को जब आपातकाल की घोषणा हुई, उसी समय दिल्ली में जो प्रेस का इलाका है, जहाँ तमाम अखबारों के दफ्तर हैं और छापेखाने थे, ये बहादुर शाह जफर मार्ग, वहाँ की बिजली काट दी गई कि अखबार न छपे। फिर सब जगह अधिकारी दौड़ के गए, तब बिजली चालू हुई। अधिकारियों ने वो खबरें पास की कि कौन सी खबर लगेगी, तब जाके वो उस दिन अखबार छपा। कई अखबारों ने इसके विरोध में उस दिन अपना कॉलम, एडिटोरियल कॉलम जो होता है, वो काला करके छोड़ दिया, कुछ लिखा नहीं उसमें, विरोध जताने के लिए। तो ये जज्बा था और लंबा संघर्ष हुआ उस समय। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की और 21 मार्च वो तारीख है, 21 मार्च 1977, उस दिन चुनाव की घोषणा की उन्होंने। 2 साल के हाँ 21 महीना चला आपातकाल और चुनाव में वो हार गई। और उस समय संविधान के इतर एक केंद्र बन गया था संजय गांधी का, जो राहुल गांधी के चचा थे। वो चचा जी माने सुपर पीएम वही थे और वही सारे कारगुजारियों का संचालन वही करते थे, वरुण गांधी के पिताजी। और वो एक डिक्टेटर की तरह उनका व्यवहार था, कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। खबर तो ये भी है कि सब जो ये हैं मंत्री थे, उनके सामने जाने में डरते थे कि कब किसको क्या कह देंगे, क्या ये कर देंगे। एक किसी एक अखबार में एक शेर छप गया था जो मतलब जिसको समझा गया कि ये इंदिरा गांधी के या आपातकाल के खिलाफ है। तो उस समय के सूचना मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, पटना से सांसद भी बने थे। तो उनको हटा दिया गया सिर्फ इसलिए कि कैसे वो उस अखबार में ये शेर छप गया। अच्छा। तो इसलिए उनको हटा दिया गया। फिर विद्याचरण शुक्ल को बनाया गया सूचना प्रसारण मंत्री। तो इतनी ज्यादतियाँ हुई और उसी का नतीजा हुआ कि चुनाव हार गए। पूरा कांग्रेस का सफाया हो गया। उत्तर भारत से तो एकदम साफ हो गए लोग। तो तानाशाही ज़्यादा दिन लोकतंत्र में टिकती भी नहीं है। आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आपातकाल की घोषणा तब हुई जब राजनारायण रायबरेली से वो इंदिरा गांधी के विचारों से हमेशा विरोधी रहे और वो चुनाव लड़ते रहे और हारते रहे थे। लेकिन आखिरी चुनाव 1971 के चुनाव में जब वो हारे तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था उसको, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जगमोहन सिन्हा
थे जिन्होंने उस चुनाव के फैसले को निरस्त किया और कहा कि ये अवैध था, इसमें सरकारी तंत्र का उपयोग करके इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता। और उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती। जब ये कोर्ट का आदेश हो गया तो इंदिरा गांधी न तो अब राज्यसभा जाने लायक थी और न वहाँ, अब वो प्रधान, ये ठीक ही कह रहे हैं कि संजय गांधी ने उस दिन इंदिरा गांधी के आवास पर बैठक हुई थी और ये किया जा रहा था कि किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना के और इसको आगे किया जाए। संजय गांधी ने अपनी मां को बाहर बुलाया बैठक से और कहा कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा मत दीजिए और आप बने रहिए। संजय गांधी के कहने पर ही उनकी मां ने आगे की कार्रवाई शुरू की। 25 तारीख की रात को, उसके पहले जो एक गुजरात और बिहार में आंदोलन एक रूप पकड़ रहा था भ्रष्टाचार और इसके खिलाफ में, जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 25 जून को दिन के 12 बजे उन्होंने वहाँ दिल्ली की रैली में उन्होंने रामलीला मैदान में उन्होंने एक सभा की और जिसमें राष्ट्रकवि दिनकर की कविता से लिया हुआ एक अंश पढ़ा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। और इसी बात को सुनकर इंदिरा गांधी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सेना को भड़का रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए आपातकाल, माने देश में 1962 में चीन के युद्ध के बाद वो हुआ, आपातकाल लगी, फिर 71 में पाकिस्तान युद्ध के बाद आपातकाल हुई और ये तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया जो सबसे लंबा चला, माने 21 महीना तक। और 19 महीना तक जयप्रकाश नारायण को जेल में बंद करके रखा गया। उनकी किडनी खराब हो गई, उनकी तबीयत खराब, माने उनको मारने की कोशिश की गई। पटना के यही इनकम टैक्स चौराहे के पास वो पैदल मार्च कर रहे थे, गांधी मैदान की तरफ जा रहे थे, उन पर लाठी चार्ज हुआ, उनको लाठी से मारा गया। तो ये सब हुआ। खास तौर पे शिक्षकों पर नज़र थी प्रशासन की। कॉलेज में लेक्चर दे रहे शिक्षक को गिरफ्तार किया गया, उनको 19 महीना जेल में बंद किया गया। माने स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को टारगेट किया गया क्योंकि नौजवानों के सबसे करीब थे टीचर्स, इसलिए टीचर्स ज़्यादा उसके में थे और उनको पकड़ के जेल में बंद किया गया। तो उस समय जो आंदोलन बहुत अच्छा, वो ऐसा आंदोलन था कि घर घर के लोग उसमें शामिल थे, माने जो लोग कुछ भी नहीं समझते राजनीति वो भी उसमें दिल से शामिल थे। तो जैसा कि बागी जी कह रहे थे, उस समय तो हम लोग तो बहुत ही छोटे छोटे थे, लेकिन एक माहौल बना हुआ था, सब लोग उसके बारे में सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो हम लोग भी कुछ कुछ समझते थे। तो देखिए, आपातकाल की घोषणा जो आजकल लोग कहते हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं, जिन्होंने इमरजेंसी को नहीं देखा है वो ये बात बोलते हैं या वो समझना नहीं चाहते कि इमरजेंसी क्या था, उस समय क्या कुछ हो रहा था। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून की 12 बजे रात को फ़खरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे उनको कहा कि लागू करने के लिए, और बाद में रेडियो में कहा कि राष्ट्रपति जी ने ये इसकी घोषणा की है, लगाया है, तो मैं लोगों से कह रही हूँ कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा गांधी रूसी, उस समय एक नारा चल रहा था, रूसी बिल्ली दिल्ली छोड़ो, इटली में जाके होटल खोलो। छात्र आंदोलन के समय ये उस समय एक नारा चल रहा था। इंदिरा गांधी ने जो अत्याचार किया, और अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो लाल संविधान लेके कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उस समय उनकी दादी जब ये सब कर रही थी वो कहाँ थी? माने उनका जन्म तो उस समय नहीं हुआ था, लेकिन उनके पिताजी थे, माने उनके चाचा जी सारा अत्याचार कर रहे थे, और उसी समय इन लोगों ने नसबंदी का शुरू किया था और पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी कर रहे थे। संजय गांधी ये अत्याचार कर रहे थे। तो देखिए, इमरजेंसी को जिसने नहीं देखा है, नहीं जाना है, वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने समझा है, जिन लोगों ने जिया है इमरजेंसी को, माने निर्दोष लोगों को 19 महीने तक नज़रबंद करना, जयप्रकाश नारायण को 19 महीने तक बंद किया, और इस तरह से अनेक लोगों को 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बंद किया था। और उसके बाद जब वो चुनाव 77 में जब चुनाव हुआ, सभी पार्टियां, माने उनकी पार्टी टूटी, जगजीवन बाबू जैसे कद्दावर नेता उनकी पार्टी से अलग हुए, और फिर जयप्रकाश नारायण ने उनके कहने पर एक नई पार्टी बनी और चुनाव हुआ। उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश से तो हमेशा हमेशा के बने, इसीलिए कहते हैं जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को बिहार और यूपी से उखाड़ के फेंक दिया, मैंने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया, और अब दोबारा कांग्रेस यूपी और बिहार में तो हमको नहीं लगता है कि कभी आ पाएगा।
यहाँ के क्षेत्रीय दलों के सहारे ही जी रही है। हाँ, ये कांग्रेस जो उनके इसी खिलाफ में तो राजनीति चमका रहे थे। समझते हैं, बिहार ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, 74 आंदोलन को बिहार उसको आगे बढ़ा रहा था, तो बिहार से ये खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म हुई और वो नहीं आ सकती। तो सवाल ये है कि 26 जून माने 12 बजे रात को हुआ था, इसलिए हम उसको कह सकते हैं 26 जून को आपातकाल की घोषणा हुई। 25 को जयप्रकाश नारायण ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। तो अब उसके 50 साल पूरे हुए हैं, तो कांग्रेस को इसकी विवेचना करनी चाहिए और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो अभी वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, तो क्या उस समय ये लोग नहीं थे जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। तो हम लोग चर्चा आपातकाल पे कर रहे थे और इस पर थोड़ा सा और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप इनके तरफ से जो रवि रंजन जी ने बात कहा, आप कितने सहमत हैं? देखिए, रवि रंजन जी ने जो कहा कि 3 बार लागू हुआ था आपातकाल, एक चाइना वार, फिर पाकिस्तान वार और ये, तो उसमें फ़र्क है। वो जो चाइना वार और पाकिस्तान वार के समय लागू हुआ था वो बाह्य आपातकाल था, जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में थी तब। और ये आंतरिक आपातकाल था जो 25 जून 75 को लागू किए थे इंदिरा गांधी के द्वारा। तो आंतरिक आपातकाल में ये होता है कि नागरिक अधिकार सारे आपके छीन जाते हैं, कोई मौलिक अधिकार आपका नहीं बचता, सरकार जो कहेगी वही सही है। तो और न्यायालय के अधिकार भी बहुत सीमित कर दिए जाते हैं, बहुत से मामलों में न्यायालय को सुनवाई का भी अधिकार नहीं होता है, तो वो बड़ा खतरनाक ये था। लोग एक बात और कहते हैं कि उस समय ट्रेनें बड़ा टाइम पर चलती थी, आज पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर डालो तो जल्दी पहुंच जाता था। हाँ, ये सब सुधार हुए थे, बिल्कुल ये सब हुए थे, क्योंकि लोगों को डर था। और लोकतंत्र में तो यही होता है कि डर खत्म हो जाता है लोगों का। तो जब डर खत्म हो जाता है तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो मज़े लेने लगते हैं। तो ये सब जरूर कम हुआ था, रिश्वतखोरी घटी थी, दफ्तरों पर समय में अधिकारी कर्मचारी आते थे, ट्रेनें समय पर चलती थीं, काम सब सही से हो रहे थे, ये सब हो रहा था। मगर उसके साथ ही अत्याचार भी हो रहे थे। अब जैसे जो नसबंदी की चर्चा इन्होंने की, तो सरकारी कर्मचारियों को सबका कोटा फिक्स कर दिया गया था कि आपको महीने में 5 लोगों का नसबंदी कराना है। अगर कोटा आप नहीं पूरा कर पाए तो वेतन रोक दिया जाता था। ये स्थिति थी उस समय। तो इस दौरान अब अपनी गर्दन बचाने के लिए बहुत से लोग कुंवारे लड़कों को पकड़ करके नसबंदी करा देते थे, झांसा दे के। बुजुर्गों का नसबंदी करा दिया जाता था। तो कोटा पुराना है नहीं तो वेतन बंद हो जाएगा। तो ये ज़्यादतियाँ सब हुई उस समय। और वहाँ दिल्ली में तुर्कमान गेट एक है, वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी बस्ती थी, उस पर पूरा बुलडोजर चला के उनके घर तोड़वा दिया संजय गांधी ने खुद खड़े होकर के। तो ये सब उस समय बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी। और सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। जेपी की किडनी उसी समय जेल में ख़राब हो गई, जो फिर बेचारे चल ही बसे उसके कुछ साल बाद। और कई नेता अभी भी हैं उस प्रताड़ना भोगे हुए, जो आज भी वो जब सुनाएंगे अपने ऊपर हुई प्रताड़ना का किस्सा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी क्रूरता तरीके से, जैसे अंग्रेज पुलिस दमन करती थी, वैसे ही उस समय अपने देश की पुलिस आंदोलनकारियों के साथ पेश आती थी, मानो वो अंग्रेज हो और ये कोई देशद्रोही हो। उस तरह से ये किया जाता था। कई लोगों के नाखून उखाड़ लिए, बाल उखाड़ लिए, क्या क्या नहीं किया गया। और आज ये जो आज के नेता कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और देश खतरे में है, तो वो जानते नहीं हैं आपातकाल क्या होता है। आपातकाल जैसी स्थिति अगर हो जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे वो लोग। तो ये आपातकाल पे तो हम चर्चा कर रहे थे। अब बातचीत एक बार फिर पप्पू यादव की कर लेते हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया में एक बैठक की और उसके बाद फरमान जारी कर दिया है डॉक्टरों के लिए कि फीस तय कर दी गई है, इससे ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। कितना ज़रूरी आप इसको देखते हैं जो पप्पू यादव ने काम किया है अपने क्षेत्र में? देखिए, पप्पू यादव ने अच्छा काम किया, इससे कोई नकार नहीं सकता। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम एक सांसद कर रहे हैं। इसके पहले सिवान में जो सांसद हुआ करते थे शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद से, उन्होंने भी अपने यहाँ ये फरमान जारी किया था और उसका फॉलो भी होता था। डॉक्टर फॉलो होता था, अब नहीं होता है, उस समय होता था जब वो जीवित थे तब। और जो फीस तय कर दी थी उन्होंने, डॉक्टर उसी फीस में इलाज करते थे। तो ये काम तो सरकार का है कि कैसे नागरिकों का शोषण नहीं हो, वो होना चाहिए। तो पप्पू यादव ने ये किया है। मगर इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। डॉक्टरों का फीस तो आपने तय कर दिया, क्या वकीलों का भी फीस तय करेंगे आप?
क्योंकि वकील भी मनमानी फीस लेते हैं, जो जितना बड़ा वकील उसकी फीस उतना ज़्यादा। तो क्या आप उनकी भी फीस तय करेंगे, निर्धारित करेंगे कि इससे ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए, ये सरकार की ओर से होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। सबको बुला करके बिठा करके, अब जैसे हॉस्पिटल में मनमाने तरीके से लूट होती है पैसे की, जो मरीज बेचारे गरीब मरीज जाते हैं, खेत बेच के, गहना बेच करके लोगों को इलाज कराना पड़ता है, बेवकूफ़ी बनाता है। जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो बीमारी बता करके और पैसा ऐंठे जाता है। तो ये एक बहुत निकृष्ट धंधा बन गया है। जो चिकित्सा का क्षेत्र है, इसमें अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं है, अभी भी हैं लोग जो बहुत सही इलाज करते हैं और गलत धंधे से दूर रहते हैं, मगर वैसे लोग अब गिने चुने रह गए हैं। तो ये पप्पू यादव की पहल सराहनीय है। हमको तो ये लगता है कि सभी सांसदों विधायकों को अपने क्षेत्र में इस पर अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। चुनाव खत्म हो गए, 40 सांसद चुन लिए गए, हमको तो नहीं लगता है कि कोई और सांसद होंगे जो क्षेत्र में घूमे भी होंगे और जनता से बात भी किया होगा। पप्पू यादव तो जिस दिन जीते उसी दिन से लग गए। सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव ने नियम तो वहाँ पे बनाया है, लागू होगा। देखिए, एक बार पहले भी पप्पू यादव उनके इलाके में हुआ था। एक बार शहाबुद्दीन ने भी अपने इलाके में डॉक्टरों को 30 रुपये फीस का कह दिया था, तो इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ये एक रॉबिन हुड बनने की माने वो जो लालसा रहती है, कई लोग ऐसे हैं, पप्पू यादव पहले से ही हैं। और ऐसे बाढ़ के समय जिस तरह से वो पैसे बांटते हुए लोगों की सहायता करते हुए दिखे थे, पप्पू यादव ऐसे मौके पर आते हैं लोगों की सहायता करने के लिए। लेकिन ठीक ही कहा आपने कि वो कोचिंग में जो पैसे बच्चों से वसूले जा रहे हैं उस पर क्या वो रोक लो। प्राइवेट स्कूल जो है वो जो धंधा चला रहे हैं, फीस वसूल रहे हैं और किताब और बेल्ट और टाई के नाम पर जो गार्जियन को दूह रहे हैं, उस पर पप्पू यादव अगर कुछ कर सकते हैं तो डॉक्टरों की फीस निश्चित रूप से कम होनी चाहिए। डॉक्टर माने 1000 रुपया डॉक्टर देखने के लिए लेता है पैसा, तो ये निश्चित रूप से है कि माने आम आदमी तो सर्दी खांसी बुखार इत्यादि पेट दर्द तो डर के मारे नहीं जाता है कि 500 रुपया लेगा, 1000 रुपया लेगा 7 दिन के लिए, फिर 7 दिन के बाद दूसरा फीस दीजिए। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि पप्पू यादव ने अपने स्तर से कुछ, सरकार के स्तर से ये होता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब किसी माने वो रंगदारी करके करेंगे या उनके डर से या उनसे लोग मान जाएंगे, अब क्या करेंगे वो देखना होगा। लेकिन वो उन्होंने ये जो कहा है कि फ़ीस कम होना चाहिए, इसका समर्थन हम करेंगे। डॉक्टरों की फ़ीस कम होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ कोचिंग की फ़ीस कम होनी चाहिए, इसके साथ प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कम होनी चाहिए, और जो दूसरे तरह से वकीलों की, जैसा उन्होंने कहा, उनकी फ़ीस कम होनी चाहिए। अगर पप्पू यादव ये सब कर पाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और लोग खुश हो गए कि चलिए पप्पू यादव ने किया है, तो नहीं तो पता चल जाएगा। अभी 5 साल का समय बाकी है आपका, अभी आपने बनाया है नियम, 1 अगस्त से नियम उन्होंने कहा है इसे लागू करने की बात, तो लागू होगा नहीं होगा, आपको लगता है कि पप्पू यादव लागू करा लेंगे? नहीं, लागू तो हो जाएगा। अगर आपको पूर्णिया में रहना है, डॉक्टरी करनी है, तो लागू तो करना पड़ेगा। और इसमें जनता का भी समर्थन मिलेगा ना, जनता पप्पू यादव के साथ है बिल्कुल। और यहाँ पटना में भी एक समय था जब पप्पू यादव के नाम से सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों की कपकपी छूट जाती थी। अगर कोई कह दे कि पप्पू यादव को मैं खबर करता हूँ, तो वो हाथ पांव पकड़ने लगते थे अस्पताल के प्रबंधक, मरीजों का, अटेंडेंट का। तो ये करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी काम है। कोई निरीह आदमी इलाज के बगैर मर जाए, हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं करें, तो ये तो बहुत अमानवीय कृत्य है। और जो भी इस पर रोक लगाए, इसके पक्ष में काम करे कि इलाज सबके लिए सुलभ हो, उसका स्वागत और समर्थन करना चाहिए। सवाल है कि पप्पू यादव ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए नियम तो तय कर दिए, सरकारी अस्पतालों में कितना सुधार ला पाएंगे? क्योंकि अगर वहाँ सब कुछ मिलने लगे तो लोग प्राइवेट में जाएंगे ही क्यों? सरकारी अस्पतालों में के लिए भी वो कर रहे हैं। जीतने के 2 ही 1 दिन के बाद वो चले गए वहाँ के हॉस्पिटल में, जो मेडिकल कॉलेज जिसको बना दिया गया सदर हॉस्पिटल को, वहाँ चले गए। और अब व्यवस्था देख करके बहुत नाराज़गी भी व्यक्त की, डॉक्टरों से डांट फटकार भी लगाई उन्होंने। तो ये अगर लगातार वो घूमते रहेंगे तो ज़रूर सुधार होगा। सरकार की तो इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए सुधार नहीं होता है, मगर पप्पू यादव चाहेंगे तो अपने इलाके में तो वो ज़रूर सुधार कर देंगे। बिहार के और सांसद लोग कहाँ हैं? क्या उन लोग की जिम्मेवारी नहीं है? उन लोगों के पास कोई उनका कर्तव्य नहीं है? सांसद बन गए, मेन वही था, वही है उनका। अब सांसद बन गए, साहेब हो गए, अब अपने हिसाब से जीवन जिएंगे वो। अब क्षेत्र में तो हम दिल्ली में ज़्यादा रहेंगे, दिल्ली में ज़्यादा रहेंगे। सत्र भी चल रहा है।
तो इस प्रकार की परिस्थितियां बिहार में है कि एक सांसद है निर्दलीय चुनाव जीता हुआ और जिस दिन से जीता उसी दिन से अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे सांसद क्षेत्रों में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ तो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इनका काम करेंगे उनका काम नहीं करेंगे क्योंकि वोट नहीं मिला, व्यक्तिगत नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी। खैर, इन सब के बीच में जिस तरीके से अभी बिहार की सियासत है, कुशवाहा पॉलिटिक्स एक बार फिर जोर पकड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेंगे उस पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। अभी तक तो एनडीए के पक्ष में ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या आगे कुछ नहीं मिला तो एनडीए के पक्ष में ही रहेंगे या फिर पाला बदल लेंगे, इसकी चर्चा जोर पर है। राजद की कोशिश है कि किसी तरह से कुशवाहा जितना हो सके उतना बटोर ले। समाज अपने पास आ गया तो फिर सीएम की कुर्सी तेजस्वी के लिए आसान हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच कल 25 जून 1975 की तारीख याद आ गई और उस पर भी हमने चर्चा की। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।